I'm starting with second law of thermodynamics. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वो हमें ये बताता है कि अगर कोई भी प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस में आप कितना हीट एक्सचेंज करवाएंगे तो कितना वर्क डन होगा और उसका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कितना होगा, राइट. लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि व्हाट अबाउट कि वो प्रोसेस होगा भी कि नहीं होगा. आई मीन टू से इज एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस पॉसिबल. क्या सारे कोई भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पॉसिबल हैं? एंड आंसर इज सिंपली नो. सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो हैं वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हीट कभी भी ऐसे फ्लो नहीं करेगा. कैसे? फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी. करेक्ट. चाय का कप अगर एक रूम में रखा हुआ है तो डू यू एक्सपेक्ट कि वो टाइम के साथ और गर्म हो जाएगा या फिर वो ठंडा ही होगा? जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो ठंडा ही होगा. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हीट का फ्लो है वो टी टू इन्वायरमेंट होगा, ना कि इन्वायरमेंट टू टी होगा, राइट. सो ऑब्वियस सी बात है कि देयर आर प्रोसेसेस व्हिच आर नॉट पॉसिबल. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट टॉक्स अबाउट दैट ओनली कि कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है और कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. लास्ट क्लास में मैंने एंट्रोपी के बारे में थोड़ी सी बात की थी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट करने के लिए मुझे एंट्रोपी की जरूरत पड़ने वाली है. तो देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स के द्वारा हम लोग बता सकते हैं. उसमें से एक स्टेटमेंट ये जाता है कि एंट्रोपी of a closed system never decreases. Fine. Entropy of a closed system never decreases. कहने का मतलब है कि हमारा जो ds है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा. यानी कि चेंज इन एंट्रोपी या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव होगा मतलब बढ़ेगा. कहने का मतलब है कि रैंडमनेस जो है, किसी भी सिस्टम का जो रैंडमनेस है वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा, वो कभी डिक्रीज नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस रूम में एक स्मॉल से चैम्बर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, ठीक है. और जस्ट टू सिंप्लीफाई माय एग्जांपल, देयर आर ओनली 6 गैस मॉलिक्यूल्स. तो नॉर्मल से बात है, अगर इनका वॉल्यूम छोटा है, ये कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें रैंडमनेस कम है, इनमें ऑर्डर ज़्यादा है. नाउ लेट अस से यहाँ पे मैंने एक होल कर दिया. नाउ दे आर फ्री टू मूव इन द इंटायर रूम, राइट ना. तो अगर आपने होल कर दिया यहाँ पे, तो आप आने वाले टाइम में क्या पता करेंगे कि रैंडमनेस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी. अब ये जो 6 गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये इस पूरे रूम में कहीं भी पाए जा सकते हैं, करेक्ट ना. इस पूरे रूम में ये कहीं भी पाए जा सकते हैं. सो ये चीज़ पॉसिबल है कि सारे गैस मॉलिक्यूल्स इस होल से निकल के पूरे रूम में फैल जाए, पूरे रूम में रैंडमली मूव करने लगे. ये पॉसिबल है. इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है. उल्टा पॉसिबल नहीं है कहने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि रूम में 6 गैस मॉलिक्यूल्स हों और वो मैजिकली इस होल से एंटर करके इस कंटेनर के अंदर, इस छोटे कंटेनर के अंदर अपने आप को अरेंज कर लें. इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नो. समझ रहे हैं ना. यानी कि मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे प्रोसेसेस पॉसिबल है और कैसे प्रोसेसेस पॉसिबल नहीं है. बिकॉज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट टॉक्स अबाउट दैट कि कौन सा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पॉसिबल है और कौन सा नहीं है. अच्छा, डीएस के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इट इज dq/t, सो इट इज ग्रेटर देन 0. इसी का सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं
कि एनी हीट इंजन working between two fixed temperature can't have 100% एफिशिएंसी। तो हीट इंजन के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। हाँ, फिलहाल हमें ये समझना है कि जो हीट इंजन है उसका एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता है, दैट इज अगेन इम्पॉसिबल। एक और बात इसी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि हीट कैन और कैन नॉट फ्लो naturally from low temperature body to high temperature body। यानी कि हमारा जो हीट है वो कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ऑटोमेटिकली नेचुरली फ्लो नहीं कर सकता है। सो देयर आर 3 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप दैट इज क्लियर। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग हीट इंजन के बारे में, क्योंकि इसका एक स्टेटमेंट हीट इंजन से भी रिलेटेड था। सो लेट्स टॉक अबाउट हीट इंजन। सो इट इज अ मैकेनिज्म टू कन्वर्ट हीट into useful mechanical work। और मैकेनिकल वर्क से मेरा क्या मतलब है, वही F डॉट डी आर या टॉर्क डॉट डी थीटा, यानी कि टॉर्क के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फोर्स के साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसी को वर्क कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग कार की बात कर लें, वहाँ पे भी आपको इंजन मिलेगा। बाइक की बात कर लें, इंडस्ट्री में आप बात कर लें। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंजन्स, यानी कि कई सारे नॉर्मल डेली लाइफ में आपको एग्जांपल मिल जाएंगे हीट इंजन के, बस आँख खोलने की बात है। हीट इंजन इज समथिंग विच कन्वर्ट्स हीट इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क। जहाँ पे आपको वर्क आउटपुट में मिल रहा है और जहाँ पे आप हीट को इनपुट में दे रहे हैं, वो आपका हीट इंजन है। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, ये कैसे होगा, कैसे अचीव करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक हाई टेम्परेचर बॉडी होगा, जिसको कि हम लोग सोर्स कह सकते हैं। सोर्स इज समथिंग विच इज एट हाई टेम्परेचर। लेट अस से इसका टेम्परेचर हम लोगों ने T1 कहा, और यहाँ पे हम लोगों के पास एक सिंक है। सो सिंक कहने से मेरा मतलब है बस लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर कम है। लेट अस से इसका टेम्परेचर T2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, हीट नेचुरली फ्लो कर सकता है फ्रॉम T1 टू T2, है कि नहीं? हीट जो है वो नेचुरली T1 से T2 तक फ्लो कर सकता है। तो लेट अस से हीट जो है वो नेचुरली फ्लो कर रहा था T1 से T2 एंड द क्वांटिटी वाज डेल्टा Q1। तो अगर हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये हीट सारा का सारा हीट सिंक को चला जाएगा और कोई यूजफुल मैकेनिकल वर्क नहीं हो सकता था। अब क्या कीजिए, इसके बीच में हम लोगों ने जो हमारा मैकेनिज्म है, जिसको कि हम लोग हीट इंजन कहने वाले हैं, वो हम लोग हीट इंजन यहाँ लगा देते हैं। ओके, अच्छा, ये हीट इंजन क्या करेगा, सारा का सारा हीट सिंक तक नहीं जाने देगा, उसमें से अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को यूजफुल मैकेनिकल वर्क डेल्टा W में कन्वर्ट कर देगा, और जो बच गया उसके बाद वो चला जाएगा सिंक को। लेट अस से दैट इज डेल्टा Q2। इज दैट ओके? तो यहाँ से ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि जो रिलेशन आ रहा है वो क्या है, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा Q2। कहने का मतलब ये हो गया कि डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2।
तो अब यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को याद कीजिए। वो क्या कहता था कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सारा जो आपने डेल्टा क्यू हीट एक्सट्रैक्ट किया है सोर्स से, उस सारे हीट को आप यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब कि सिंक को थोड़ा बहुत हीट तो देना ही पड़ेगा। एंड इट इज कॉमन एक्सपीरियंस। क्या ऐसा कोई भी बाइक, कार या इंजन पॉसिबल है जिससे एग्जॉस्ट ना निकलता हो? अगर आप बाइक वगैरह चलाए हैं तो आपको पता होगा कि जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उसमें कितना ज़्यादा हीट हम लोग एटमॉस्फेयर में ऐसे ही जाने देते हैं। उसका टेम्परेचर कितना हाई होता है, यू मस्ट हैव फेल्ट दैट। तो बेसिकली वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको कि आप यूज नहीं कर पाए हैं, लेकिन इंजन की पॉसिबिलिटी के लिए, इंजन की फिजिबिलिटी के लिए ये जरूरी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने जितना फ्यूल बर्न किया उसकी जितनी एनर्जी थी, सारी की सारी एनर्जी आप बाइक या कार के पावर के फॉर्म में यूज कर लें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एग्जॉस्ट निकालना ही पड़ेगा, सिंक को थोड़ा ना थोड़ा हीट देना ही पड़ेगा। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी हमेशा होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? डेल्टा डब्ल्यू, यूजफुल वर्क। इनपुट क्या दे रहे हैं आप? डेल्टा क्यू वन, करेक्ट ना? सो एफिशिएंसी इज नथिंग बट डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू वन। इज दैट ओके? और इसी की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होगी। इज दैट फाइन? जरा चेक कर लीजिए ये एफिशिएंसी क्या हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू के जगह हम लोग डेल्टा क्यू वन माइनस डेल्टा क्यू टू लिख सकते हैं। सो इट इज डेल्टा क्यू वन माइनस डेल्टा क्यू टू बाई डेल्टा क्यू वन। सो इट इज 1 माइनस डेल्टा क्यू टू बाई डेल्टा क्यू वन। एंड टू हैव द एफिशिएंसी 1 you must have डेल्टा क्यू टू 0। अगर हमें एफिशिएंसी 1 चाहिए तो ये माइनस के बाद जो आया वो टर्म 0 हो जाना चाहिए। कैसे होगा? अगर मैं किसी भी तरीके से डेल्टा क्यू टू को 0 कर सकूं तभी हो सकता है। बट मैंने आपको क्या बताया कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि सोर्स से जो हीट निकला उसको पूरा का पूरा यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। उसका थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो सिंक को, लोअर टेम्परेचर बॉडी को देना ही पड़ेगा। नाउ लेट अस कम टू कार्नोट साइकिल। तो ये बात तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बता देती है कि हमारा जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती है, 100% नहीं हो सकती है। दैट्स ओके। बट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? क्या कोई थियोरेटिकल लिमिट है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है? आंसर इज यस, एंड दैट लिमिट इज प्रोवाइडेड बाय कार्नोट्स थ्योरम और कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल क्या है बेसिकली? तो अगर हम लोग सिंपली समझना चाहें तो कार्नोट साइकिल है कि आपको हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन ये काम करना है आइसोथर्मली। और एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये काम करना है एडियाबेटिकली। ओके, तो बेसिकली देखिए किसी भी हीट इंजन में यही 4 काम होते हैं: हीट एडिशन, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन, कंप्रेशन। थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया देना चाहूँगा। बाइक का इंजन आप इमेजिन कीजिए, ये हमारा सिलेंडर है। ये टॉप पोजीशन, इसको TDC कहते हैं, टॉप डेड सेंटर। इसको
बॉटम पोजीशन है, बीडीसी कहते हैं, और हमारा जो पिस्टन है वो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में ऐसे मूव करते रहता है, और इसी के इस रेसिप्रोकेटरी मोशन को क्रैंक सिस्टम से कन्वर्ट हम लोग करते हैं रोटेटरी मोशन में। खैर दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो बेसिक सी बात है कि हमें अपने पिस्टन का रेसिप्रोकेटरी मोशन करवाना है। कैसे करवाएंगे? तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टार्ट कीजिए, और हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो पिस्टन है फिलहाल अपने टॉप डेड सेंटर पे, ठीक है। तो पिस्टन अगर यहाँ है तो सबसे पहले क्या होता है कि पिस्टन नीचे आता है, बीडीसी की तरफ मूव करता है। अच्छा, इससे क्या होता है, यहाँ पे एक एयर इनटेक वाल्व होता है जिससे कि एयर अंदर आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पिस्टन को नीचे कर रहे हैं, पिस्टन को नीचे कर रहे हैं, और जो एयर है वो, जैसे आप पिचकारी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर किसी सिरिंज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिमिलरली सेम प्रोसेस है। आप जैसे जैसे पिस्टन आपका नीचे आएगा, आपके सिलेंडर में एयर भरता चला जाएगा। तो जब आप बीडीसी पे आ गए हैं, आपके पूरे सिलेंडर में जो है वो एयर फिलअप हो चुका है। इज दैट ओके? एंड दैट वाज फर्स्ट थिंग। इज दैट ओके? अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है, और इस बार क्या होता है कि जो गैस अंदर आया था, वो जो एयर इनटेक वाल्व था, उसको क्लोज कर दिया जाता है। और अब क्या होता है, जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पे जाता है, जो अंदर में एयर है वो कंप्रेस हो जाता है, और उस कंप्रेशन की वजह से हमारा जो एयर अंदर में है उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब ये टीडीसी पे पहुंचता है, उस टाइम पे हम लोग एयर के साथ फ्यूल मिक्स करते हैं, एंड डिपेंडिंग कि ये पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है। अगर पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग होगा, और अगर डीजल इंजन होगा तो कोई स्पार्क प्लग नहीं होगा, ऑटो इग्निशन हो जाएगा। एयर का टेम्परेचर ही इतना राइज हो जाएगा कि हमारे फ्यूल में आग लग जाएगा, इग्निशन हो जाएगा। और अगर पेट्रोल इंजन है तो फिर हमारे पास एक स्पार्क प्लग होगा जिससे स्पार्क पैदा होगा, और वो एयर फ्यूल मिक्सचर को आग लगाएगा। तो क्या हुआ, जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे पहुंच गया, वहां पे आपने फ्यूल ऐड किया, फ्यूल ऐड करके उसको इग्नाइट किया, तो आपने बेसिकली क्या किया, हीट एडिशन किया। अच्छा, जैसे ही आपने हीट ऐड किया, अभी आपके पिस्टन पे थ्रस्ट लगेगा, गैस का जो प्रेशर सडन राइज करेगा इग्निशन की वजह से, तो उससे आपका जो पिस्टन है वो टीडीसी से स्लाइड होकर के बीडीसी तक आ जाएगा। ठीक है, टीडीसी से रेसिप्रोकेट होकर के बीडीसी तक आ जाएगा। इज दैट फाइन? तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया। इज दैट फाइन? अभी फिर से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी पे जाता है, सो दैट जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो बाहर जा सके। सो दैट इज ऑल कि हमारा जो टोटल इंजन का सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वो मैंने आपको इन ब्रीफ समझाया। तो बेसिकली देयर आर 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व। पहला, जब आप फ्यूल इग्नाइट करते हैं तो यू आर डूइंग हीट एडिशन। जब आप एग्जॉस्ट को बाहर निकालते हैं देन यू आर डूइंग हीट रिजेक्शन। जब आप एयर को कंप्रेस करते हैं देन यू आर डूइंग कंप्रेशन। और जब आपको पावर स्ट्रोक मिलता है, यानी कि फ्यूल के बर्निंग की वजह से जो पिस्टन के ऊपर में थ्रस्ट लगता है और वो नीचे आता है, दैट इज एक्सपेंशन। सो बेसिकली दीज आर 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व फॉर अ हीट इंजन। तो अब क्या है कि वो चारों काम आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रोसेस से करवा सकते हैं। एडियाबेटिकली करवा सकते हैं, आइसोथर्मली करवा सकते हैं, आइसोबारिकली करवा सकते हैं, थियोरेटिकली स्पीकिंग आप कैसे भी करवा सकते हैं। बट कार्नोट ने बोला कि भाई देखो, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जो है वो तो आइसोथर्मली करवाओ, और हमारा सही है, और कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है वो एडियाबेटिकली करवाओ, और इस तरीके से जो इंजन बनेगा उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। इज दैट ओके? अच्छा, इस प्रोसेस में खास बात क्या है? इस प्रोसेस में खास बात ये है कि हमारा जो डेल्टा Q1 बाई डेल्टा Q2 हो जाता है वो T1 बाई T2 हो जाता है। इज दैट ओके? डेल्टा Q1 बाई डेल्टा Q2 जो है वो T1 बाई T2 हो जाता है, और हमारा जो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा Q2 बाई डेल्टा Q1 था, सो इट इज 1 माइनस T2 बाई T1। सो बेसिकली रेफ्रिजरेटर क्या है?
तो रेफ्रिजरेटर वो मैकेनिज्म है जिससे कि हीट का फ्लो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी तक करवाया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट आई एम सेइंग, इट इज अ मैकेनिज्म to assist heat flow from low temperature body to high temperature body। बट अब आप बोलिएगा कि सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो मना करता था ऐसा होने से। मैं बोलूँगा नेचुरली, दैट वर्ड नेचुरली वॉज इम्पोर्टेंट। नेचुरली नहीं हो सकता है, फिर कैसे हो सकता है? तो देखिए ऐसे हो सकता है। तो लेट अस से मैं सोर्स अगेन हाई टेम्परेचर बॉडी को ही कर रहा हूँ जिसका कि टेम्परेचर T1 है, और जो सिंक है वो मैं अगेन लो टेम्परेचर बॉडी को ही कह रहा हूँ जिसका टेम्परेचर T2। अच्छा, हीट जो है वो नेचुरली सोर्स टू सिंक जाना चाहिए था, बट इस बार क्या है, मैं इसको सिंक टू सोर्स फ्लो करवाना चाहूँगा। सो लेट अस से डेल्टा Q2 हीट इज कमिंग फ्रॉम द सिंक। नाउ नेचुरली तो ये पॉसिबल नहीं है, सो आई हैव गॉट अ रेफ्रिजरेटर। अच्छा, रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर पे बाहर से आप कुछ वर्क करते हैं डेल्टा W, तो वो डेल्टा W को डेल्टा Q2 के साथ ऐड कर देता है, और जो टोटल हीट हुआ डेल्टा Q1 वो हाई टेम्परेचर बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। मेरी बात समझ में आई? डेल्टा Q2 हीट डायरेक्टली सोर्स को नहीं जा सकता है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको रेफ्रिजरेटर के माध्यम से, रेफ्रिजरेटर के हेल्प से डेल्टा W वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को आप डेल्टा Q2 के साथ ऐड कर देंगे, अभी ज़्यादा हीट हो जाएगा, और वो हीट फिर हाई टेम्परेचर बॉडी को दिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये और कुछ नहीं है, जस्ट एरो, सारे एरो का साइन रिवर्स कर दीजिएगा तो हीट इंजन बन जाएगा। हैव यू नोटिस दैट? अगर मैं यहाँ पे सारे एरो का साइन जस्ट रिवर्स कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? हीट इंजन बन जाएगा, है ना? तो इट इज जस्ट द रिवर्सल ऑफ हीट इंजन। अभी देखिए यहाँ पे भी हम लोग यही बात कह सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा Q1 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा W। अच्छा, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात नहीं कर सकते हम लोग, वी कैन नॉट टॉक अबाउट एफिशिएंसी हियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा की। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब अच्छा रेफ्रिजरेटर, अच्छा परफॉर्म करने वाला रेफ्रिजरेटर। तो कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा परफॉर्म करने वाला होगा? दो बातें होनी चाहिए। एक, वो ज्यादा हीट को लो टेम्परेचर बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर पाए, यानी कि डेल्टा Q2 ज्यादा हो, और दूसरी बात कि वो जो है कम वर्क डिमांड करे, यानी कि रेफ्रिजरेटर के द्वारा हमें कम वर्क करना पड़े। तो एक, हमारा वर्क कम होना चाहिए, देन इट इज अ गुड रेफ्रिजरेटर, और दूसरा ये लो टेम्परेचर बॉडी, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, से ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करे, तो फिर ये हमारा एक अच्छा रेफ्रिजरेटर कहा जाएगा। इज दैट ओके? तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज गिवन बाय डेल्टा Q2 बाय डेल्टा W। तो अभी देखिए डेल्टा Q2 ज़्यादा होगा तो बीटा बढ़ जाएगा, और डेल्टा W कम होगा तो भी बीटा बढ़ जाएगा। सो इट इंश्योर्स कि डेल्टा Q2 ज़्यादा हो, डेल्टा W कम हो, तभी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। इज दैट ओके? और एक बात, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जैसे एफिशिएंसी वाज ऑलवेज लेसर देन 1, वैसे ही यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लियर है मेरी बात? अभी देखिए इसको थोड़ा बहुत हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेल्टा Q2 तो ठीक है, डेल्टा W के जगह डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 लिख दीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें कार्नोट के लिए बात करें, इसमें भी आप कार्नोट साइकिल यूज कर सकते हैं। तो कार्नोट साइकिल में क्या है, अभी आपको मैंने बताया डेल्टा Q1 बाई डेल्टा Q2 इज T1 बाई T2। तो डेल्टा Q2 की जगह आप T2 लिख दीजिए, डेल्टा Q1 की जगह T1 लिख दीजिए, अगेन यहाँ पे T2 लिख दीजिए। सो दैट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कार्नोट साइकिल। इज दैट ओके गाइस? क्लियर है? मेरी बात क्लियर है?
अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे स्पेशली आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहूँगा, वो ये है कि ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, अभी हम लोग करने वाले भी हैं, ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उसमें हमें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ही दिया रहेगा, और जल्दबाजी में हम लोग ऐसा करते भी हैं कि टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ही रख करके मैनिपुलेट करने लगते हैं, और वहाँ पे गलती हो जाएगी। तो ये जितना भी फॉर्मूला मैंने टेम्परेचर का बात किया है, वो सारा का सारा फॉर्मूला केल्विन स्केल के लिए ही वैलिड है, तो इस बात का आप स्पेशली ख्याल रखेंगे।